Assalamu alaikum students. Grade 7, I'm your science teacher. Today we are going to start our chapter number 8, which is of atoms. We are studying about atoms. Atoms actually derived from the Greek word atomos, which means invisible. एटम जो है वो वैसे तो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है. ए इज फॉर नॉट एंड टॉम इज फॉर टू कट. एटम बट एटम्स जो है उसका ग्रीक वर्ड से प्रोनाउंस किया जाता है जैसे एटमोस विच मीन्स इनविजिबल. एटम्स क्या चीज़ें होती हैं? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स. कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो यूनिवर्स में, और एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स इन दिस यूनिवर्स. Even our eyeball is also made up of atoms. Same or different atoms make up a matter. Matter, you may not know about the matter. Matter is anything that has space and volume. यानी जो भी चीज़ आपके इर्द-गिर्द जो भी चीज़ है जो स्पेस जिस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कोई वॉल्यूम होता है, जिसका कोई वेट हो और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसको बोलते हैं मैटर. दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. जिसका कोई वेट हो और जो वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हो या उसका कोई वॉल्यूम हो, उसको बोलते हैं मैटर. मैटर जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक इम्प्योर एक प्योर. प्योर मैटर जो होता है यानी खालिस चीज़, यानी जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, उसके अंदर कोई भी चीज़ शामिल ना की गई हो, वो प्योर मैटर 2 टाइप्स का होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. लाइक ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, वो एक एलिमेंट होती है जो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है. O2 की फॉर्म में होती है. O2 जो होता है वो एक मॉलिक्यूल होता है. लाइक ऑक्सीजन, इसमें 2 एटम्स होते हैं. 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो कि एक एलिमेंट है. एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं. इसमें सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं, जबकि कंपाउंड्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हो सकते हैं. लाइक वाटर H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन एटम है. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं रेस्पिरेशन में, उसमें एक कार्बन और 2 और एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं. तो ये कंपाउंड्स होते हैं जिनमें के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होते हैं, लेकिन कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंसेस हैं और एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंसेस हैं. एलिमेंट्स में लेकिन सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं. जो इम्प्योर फॉर्म है मैटर की, उसमें आ जाते हैं मिक्सचर्स. जैसे आप लोग घर में लेमनेड बनाते होंगे, या जैसे आप लोग कोई भी और मिक्सचर बनाते हो, रूह अफ़ज़ा बनाते हो, तो उसी तरह से इम्प्योर फॉर्म जो मैटर की होती है उसे मिक्सचर बोलते हैं. लाइक सॉल्ट और वाटर का अगर आप मिक्सचर बनाएं, ये सॉल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व करें, तो सॉल्ट NaCl जो कि हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसको साइंटिफिक नेम उसका सोडियम क्लोराइड होता है, और वाटर H2O, अगर उसको हम मिक्स करें तो ये मिक्सचर बनता है जो कि एक इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है. नेक्स्ट जो है एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को हम सिंबल्स के थ्रू शो करते हैं. लाइक ऑक्सीजन को हमने O2 से शो किया और इसका सिंबल है O फॉर ऑक्सीजन. ठीक है. H2 जो है हाइड्रोजन के लिए यूज करते हैं. हाइड्रोजन गैस जो होती है H2 की फॉर्म में होती है. Ca जो है सिंबल कैल्शियम का है. लाइक हम लोग किसी चीज़ को पूरा एक वर्ड लिखने की बजाय अगर मैं यहाँ पे पूरा वर्ड लिख रही हूँ, तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, कि मुझे कुछ टाइम लगेगा इस पूरे वर्ड को लिखने के लिए. इसलिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं कि सिंपल O लिखने से भी सबको पता चल जाएगा कि ये ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है. तो हम सिंबल इसलिए शो करते हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरे एक नेम का. अब नॉन एलिमेंट्स लिखते हैं. दुनिया में जो अब तक नॉन डिस्कवर हो चुके हैं एलिमेंट्स, वो हैं 117 एटम्स जो हैं वो नॉन हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन हैं और डिस्कवर हो चुके हैं. अब हम एटम्स की तरफ आए कि एटम्स को डिस्कवर किसने किया था. एक ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस, उसने एटम्स को डिस्कवर किया था. उसने देखा था
कि एटम जो है हम अगर किसी चीज़ को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं या क्रश करते हैं तो वो मजीद जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। एटम्स यानी ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम मजीद ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके डिफरेंट पार्ट्स नहीं कर सकते। तब तक ये नहीं सोचा जाता था कि हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, और डेमोक्रेटिस ने ये इंडिविजिबल का जो वर्ड है ये डिस्कवर किया था एटम्स के लिए। नेक्स्ट उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने इसके अंदर कंट्रीब्यूशन की, उनमें एक जॉन डॉल्टन जो है जॉन डॉल्टन जो एक साइंटिस्ट है उसने कहा, जॉन डॉल्टन साइंटिस्ट जो था उसने कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताया। एलिमेंट जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स में सेम टाइप ऑफ एटम भी होते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। अब एक और साइंटिस्ट जिसकी नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन आती है वो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का एक डेंस न्यूक्लियस होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि एक लिविंग सेल जो है वो एक पूरी बॉडी का, लिविंग बॉडी का बेसिक यूनिट होता है, इसी तरह से, और उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इसी तरह से जो एटम है वो जितनी भी लिविंग या नॉन लिविंग या केमिस्ट्री की जो बेसिस है या केमिस्ट्री जो है जो केमिस्ट्री का जो फंडामेंटल पार्ट है वो है एटम, और इसी तरह एटम के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है। जैसे एक सेल हो और उसके अंदर एक न्यूक्लियस हो, इसी तरह एक पूरा एटम है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। और ये डिस्कवरी किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम्स का एक न्यूक्लियस भी होता है, डेंस न्यूक्लियस होता है। इनसाइड एटम, अगर हम एटम के अंदर देखें तो एटम के अंदर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, सब पार्टिकल्स, जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ये एटम के पार्ट्स होते हैं। जैसे एक सेल के अंदर उसकी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होती हैं, इसी तरह एटम के अंदर भी उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है प्रोटॉन्स, जो कि उसके न्यूक्लियस के अंदर आता है। न्यूट्रॉन्स, ये भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इलेक्ट्रॉन्स, जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस से बाहर। जैसे सोलर सिस्टम का आप लोग पढ़ते हैं कि तो सोलर सिस्टम में सन जो है एक मेन कंपोनेंट, एक मेन जो है उसका पार्ट होता है सोलर सिस्टम का, और उसके बाहर ऑर्बिट्स के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसी तरह से एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो उसका एक मेन पार्ट होता है, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसके एनर्जी लेवल्स या शेल्स में। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उन्हें हम न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल चार्ज होता है इस पे, जबकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव चार्जेस वाले रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये रिवॉल्व जिन ऑर्बिट्स के अंदर करते हैं, आप लोग सोलर सिस्टम में ऑर्बिट्स पढ़ते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं इनको हम सब शेल्स कहते हैं। इनके जो ये ऑर्बिट्स हैं इनको शेल्स बोलते हैं या फिर एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट जो शेल होता है इसका, उसको बोलते हैं के शेल, सेकंड को एल शेल, थर्ड को एम एंड फोर्थ को एन शेल। ये शेल्स के नेम्स होते हैं, और इसके अलावा इनमें फर्दर सब शेल्स भी होते हैं। अब किसी एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्टे कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो हम किससे ड्राइव करते हैं? 2n स्क्वायर फॉर्मूला से। 2n स्क्वायर फॉर्मूला में हम क्या करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय n जो है नंबर ऑफ शेल आता है, कि अगर फर्स्ट शेल है तो हम यहाँ पे n का नंबर लगाएंगे फर्स्ट, और यहाँ पे इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2। तो फर्स्ट शेल जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एल शेल के बारे में देखें कि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे हम ये चूंकि सेकंड शेल है तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे, जब 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एन शेल का और एन शेल का भी 2n स्क्वायर फॉर्मूला से अगर हम देखें तो एन शेल में थर्ड शेल है एन शेल, तो इसमें 3 का स्क्वायर लेंगे हम, 3 3 9, जब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18, यानी एन शेल में 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं।
इसी तरह से एन शेल जो होता है उसमें फोर शेल है एन, तो इसमें 4 को हम रखेंगे, एन जो नंबर है वो 4 रखेंगे, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 32, यानी एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टे कर सकते हैं। अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उसकी बेस पे इनके 2 एटॉमिक मैसेज जो हैं या एटॉमिक नंबर को हम डिस्क्राइब करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर से डिस्क्राइब करते हैं कि एटॉमिक नंबर किसी एटम का अगर हम बताना चाहेंगे तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और इसको हम जी से डिनोट करते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं कि आप एक एटम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं हम उसको बोलते हैं एटॉमिक मास, उस एटम का एटॉमिक मास यानी एटम का वेट। तो हम इस एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं कि ए इज फॉर इसका ए जो है एटॉमिक मास का एक जर्मन नेम है, तो उससे उसका जो फर्स्ट वर्ड है हम एल सिंबल यूज करते हैं और इसमें ए जो है वो एटॉमिक मास के लिए शो करते हैं, डिनोट करते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ जो इसका साइज होता है एटम का वो तो बहुत स्मॉल होता है, माइक्रोस्कोपिक साइज होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको हम सिर्फ देख सकते हैं कि अगर एक बॉल ऑफ पिच अगर एक बॉल जो होती है जो आप फुटबॉल खेलते हैं ग्राउंड में, अगर आप उसका साइज देखें तो उसकी जो पिच होती है जो उसका एक सेंटर पॉइंट होता है उसके साइज जितना इसका एक न्यूक्लियस होता है एटम का। तो एटम में जो सबसे ज्यादा वेट होता है वो न्यूट्रॉन्स का होता है, इसलिए एटॉमिक मास जो है वो न्यूट्रॉन्स पे बेस करता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एटम में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके शेल्स में। तो इसलिए कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो इक्वल होते हैं, तो एटम जो है उसके ऊपर ऑन दी होल न्यूट्रल चार्ज होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल में या शेल्स के अंदर इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ इसके एटम्स के सब शेल्स भी होते हैं, लेकिन वो आपके इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किए हुए। उन शेल्स के बाद फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सब शेल्स के अंदर भी स्टे करते हैं और सब शेल्स जो होते हैं वो एस, पी, डी और एफ होते हैं। ये सब शेल्स के नेम हैं और ये इनमें भी डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट नंबर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं और इन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एग्जिस्ट करने की बेस पे हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक इनकी अरेंजमेंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हम उनकी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस एटम की क्या केमिकल प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करती हैं या नंबर ऑफ एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। अब एटॉमिक मास पे एक और चीज क्या डिपेंड कर रही होती है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक मास, के किसी भी एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे हाइड्रोजन हमने एलिमेंट पढ़ा है, वैसे तो H2 की फॉर्म में होता है हाइड्रोजन गैस, लेकिन अगर हम उसका एक एटम लिखें तो उसके अंदर 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और 1 ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। सॉरी, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1 होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 0 होते हैं। हाइड्रोजन का यानी एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसका एटॉमिक मास जो है वो 0 होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन जो है वो 1 होते हैं और न्यूट्रॉन्स इसमें कोई भी नहीं होते, इसमें इसलिए एटॉमिक मास जो है वो 0 होता है। लेकिन अगर इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हम देखें कि अगर इसमें हम हाइड्रोजन में एक न्यूट्रॉन ऐड कर दें, यानी उसका एटॉमिक मास जो है वो 1 कर दें, 2 कर दें और 3 कर दें, तो ये इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन 1 जो है उसको बोलते हैं प्रोटियम, हाइड्रोजन 1 और 2 को ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन 1, 3 को ट्राइटियम बोलते हैं, क्योंकि इसमें ट्राई फॉर 3 होता है, तो इसमें 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ड्यूटेरियम में 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटियम में 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं।
यहाँ पे हम लोग इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और यहाँ पे हम एटम का एटॉमिक मास लिखते हैं और ये इसका सिंबल होता है किसी भी एटम का। इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं लाइक कार्बन, उसकी भी डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं, C12, C13 और C14। ये कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं। C12 जो है यानी कार्बन जो 12 होता है जिसमें 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसका एटॉमिक मास 12 होता है। कार्बन 12 में जो है ये नॉर्मल आइसोटॉप है, जबकि 13 और 14 जो है ये थोड़े रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं। जो ज़्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है वो C14 है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ऐसे आइसोटॉप्स होते हैं या ऐसी फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स होती हैं जिनके अंदर से रेडिएशन निकलती हैं। रेडिएशंस क्या होती हैं कि उसके अंदर से उसके अंदर इतने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स ऐड कर दिए हैं कि उसके अंदर से एनर्जी जो है वो रिलीज होने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं रेडिएशंस। अब ये रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि जो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं या अनस्टेबल जो एटम्स होते हैं जिनके अंदर यानी कि अनस्टेबल एटम्स होते हैं कि जिनके अंदर हमने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड कर दिए तो वो रेडियोएक्टिव बन जाते हैं। रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। इनके जो यूजेस होता है इसमें लाइक एटॉमिक एनर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर जो स्टेशंस हैं वो चलते रहते होते हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी बनती है इससे न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं। जैसे हमारा जो मुल्क है वो भी एक एटमी ताकत है, तो ये एटमी ताकत किसी होती है इसी रेडियोएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स की या रेडियोएक्टिव एटम्स की। तो इसको हम मेडिकल पर्पसेस के लिए भी रेडियोएक्टिविटी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं या देखते हैं कि कैंसर थेरेपी में कैंसर के लिए हम रेडियोथेरेपी करवाते हैं, तो वो सारी रेडियोथेरेपी कहाँ से आती है, इन्हीं रेडियोएक्टिव इलेक्ट्रॉन एटम्स के। इसी तरह से इन रेडियोएक्टिव एटम्स को हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल पर्पस में हम किसी पाइपलाइन में अगर कोई क्रैक है या कोई उसके अंदर कोई डैमेज आ गया है तो हम रेडियोएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं या रेडियोएक्टिव एटम्स हैं उनको वहाँ से फ्लो करवाते हैं। उन पाइपलाइन में से अगर कोई लीकेज है तो हमें वहाँ पे रेडिएशन के थ्रू पता चल जाता है कि किस जगह पे कोई क्रैक है और वहाँ से रेडिएशन हमारे बाहर आ रही है, तो हम वो सारी चीज़ें स्क्रीन पे देख लेते हैं कि रेडिएशन अगर बाहर आ रही है तो डैट मीन्स के उस पार्ट में उस जगह में कोई लीकेज है, कोई क्रैक है। इसी तरह से एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं रेडिएशंस को। एग्रीकल्चर पर क्या होता है कि आप लोग डिफरेंट साइंटिस्ट होते हैं वो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं प्लांट्स के या डिफरेंट उनके अंदर मैकेनिज्म हो रहे होते हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर लाइक फोटोसिंथेसिस में अगर आप लोग पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो इन्वॉल्व होता है, तो अगर हम इसे ये C14 जो रेडियोएक्टिव एक कार्बन है, अगर हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 उसकी जगह हम जो ये कार्बन है इसके अंदर हम C14 वाला कार्बन अगर ऐड कर दें तो क्या होगा कि ये रेडियोएक्टिव एटम है। जब फोटोसिंथेसिस का अगर हमने उसका पाथवे फाइंड आउट करना होगा या डिस्क्राइब करना होगा तो फोटोसिंथेसिस का जहाँ से भी ये C14 वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गुजरेगी वहाँ से वो हमें उसका पाथवे पता चल जाएगा कि C14 जो है वो सारा रेडिएशन शो कर रहा होगा, रेडिएशन उसमें से निकल रही होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से गुजरेगी हमें वो फोटोसिंथेसिस का जो एक पाथवे है वो सारा का सारा हमें पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, आयंस। आयंस क्या होते हैं कि जो एटम्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है और उसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो और प्रोटॉन भी 1 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसलिए इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसमें कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं होते, 0 न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते। अगर हम आयंस के बारे में बात करें कि आयंस क्या होते हैं, अगर हम इसमें से क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉन नंबर 1 है इसका, तो इस दैट मींस के इसके जो शेल्स हैं फर्स्ट शेल जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो अगर हम ये फर्स्ट शेल में से इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है हम इसको रिमूव कर दें, इसको हम बाहर निकाल दें, तो क्या होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्रोटॉन्स का चार्ज, यानी इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो सिर्फ वही होगा, इलेक्ट्रॉन तो उसमें से निकल गया, तो इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा प्रोटॉन का चार्ज।
तो इसको बोलते हैं आइंस। एक आयन बन गया है, इसके ऊपर कोई चार्ज आ गया, यानी हाइड्रोजन के ऊपर ये चार्ज आ जाएगा, ये आयन बन गया है। जब किसी भी पार्टिकल के ऊपर या किसी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज आते हैं तो उसे बोलते हैं आयन। और ये आयन 2 टाइप्स के होते हैं, एक केटायंस, ठीक है, और एक एनायंस। केटायंस क्या होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक केटायन है। अगर इसी तरह फॉर सपोज अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, यानी उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जब ऐड किए तो उसके ऊपर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी एक्सेस हो गई है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं एनायन। ऑक्सीजन जो है वो एक एनायन फॉर्म में है वहाँ पे। तो ये केटायंस और एनायंस जो है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं।